इससे तुच्छ और इससे गंदी सोच किसी की हो ही नहीं सकती। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये वाली बहू और ये वाली बहू में बनने लग जाए। ये औलाद है, तुम समझो, तुम करो जो भी करना, हम 1 रुपया चंद पैसा भी हम खर्चा नहीं करेंगे। धीरे बहू की या बेटे की जिम्मेदारियां भी बदलती हैं, बढ़ती हैं। जिस तरीके से ये 4 उंगलियां हमारी बराबर नहीं है, ठीक उसी प्रकार से माता पिता के लिए बच्चे भी बराबर हम नहीं रह गए। एक चीज फैक्ट है कि जो देवर होता है, देवरानी होती है, वो सबके एक जैसे ही होते हैं। बिफोर मैरिज आपका देवर बहुत अच्छा हो सकता है, बिफोर मैरिज आप उसके लिए बहुत अच्छे हो सकते हो, बट आफ्टर मैरिज आप उसके सबसे बड़े दुश्मन होते हो। इमरजेंसी में भी वो जाना चाह रही हो, जब उसकी मम्मी बीमार भी है, उसके पापा बीमार है, उसके घर में कोई ऑपरेशन भी हुआ है, ना ना बेटा, लड़कियां तो सिर्फ ससुराल में अच्छी लगती हैं। तो प्यारी बहनों, इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप वो गलतियां ना करें जो बाकी लोग करके पछता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग अपने भाइयों को या अपने देवर को या अपने सास ससुर को एक लिमिट से ज्यादा टाइम देते हैं, एक लिमिट से ज्यादा प्यार देते हैं और एक लिमिट से ज्यादा उन पर पैसे खर्चा करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह के काम अगर आप कर रहे हो, आप मेल हो या फिर फीमेल कुछ भी हो, एक टाइम के बाद आपको बहुत सारी तकलीफ मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए 100 में 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके द्वारा किए गए चीजों को ध्यान में रखे, जो उन चीजों को ये याद रखे कि अगले ने मेरे साथ ऐसा किया है तो मुझे आने वाले समय में भी उसके साथ अच्छा ही करना है, बिकॉज उसने तो मुझे कभी हर्ट नहीं किया, उसने मेरा इतना मान सम्मान किया, मुझे इतना समय दिया, इतना हर तरीके से फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से मुझे इतना सपोर्ट किया, तो मुझे भी उसे करना है। इस तरह की सोच बहुत ही कम लोगों में होती है। अब बात करते हैं कि हम मेन मुद्दा क्या है, हम बोलना क्या चाहते हैं। दोस्तों, ये याद रखिए कि अगर आपका देवर या फिर आपका भाई बिफोर मैरिज, शादी से पहले आपको बार बार बोलता है, यार दीदी मैं चाहता हूँ ना बिल्कुल आपके जैसी लड़की मुझे मिले, या फिर आपका देवर बोलेगा, भाभी मैं चाहता हूँ जो भी लड़की मेरे लिए ढूंढना ना बिल्कुल आपकी जैसी हो, ऐसी लड़की मिल जाए तो मेरा जीवन पार है। वही देवर, वही थोड़े सालों के बाद, साल भी नहीं लगते यार, 6 महीने शादी को होते नहीं, कि वही अपनी औरत को ये बोलता है, सुनो मेरी भाभी जैसा ना बिल्कुल मत बनना, और मुझे तो मेरी भाभी बिल्कुल पसंद ही नहीं। दोस्तों, स्पेशली ये वीडियो ना उन बहनों के लिए है जो ये सोच रही होंगी कि नहीं मेरा देवर तो थोड़ा अलग है, मेरा देवर बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, एक चीज फैक्ट है कि जो देवर होता है, देवरानी होती है, वो सबके एक जैसे ही होते हैं। बिफोर मैरिज आपका देवर बहुत अच्छा हो सकता है, बिफोर मैरिज आप उसके लिए बहुत अच्छे हो सकते हो, बट आफ्टर मैरिज आप उसके सबसे बड़े दुश्मन होते हो। जी हाँ दोस्तों, अक्सर भाभियां जो शादी से पहले माँ बहन दोस्त सब कुछ होती है ना, वही शादी होते सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे ऐसा बोला है और अब तो उसकी मजबूरी है, उसको वही मानना पड़ेगा। और मजबूरी के साथ साथ उसे तो अपनी वाइफ को ये दिखाना है कि भाई तुमसे परफेक्ट तो कोई है ही नहीं, और ये दिखाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जिससे मेरी वाइफ नफरत करती है मैं भी उसकी बुराई करना शुरू कर दूं। और जब ऐसा होता है ना, और अगर आपने दिल से रिश्ता निभाया होता है, आपने 100% दिया होता है उस रिश्ते के लिए, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा हर्ट होते हो, बिकॉज आप तो हजारों सपने देख चुके होते हो, मेरी देवरानी आएगी, ऐसे रहेगी, वैसे करेगी, बहुत मजा आएगा, हम साथ में रहेंगे, और जैसा मेरा देवर वैसी वो रहेगी, बिकॉज देवर भी आपको बहुत सारे सपने दिखाता है। टेंशन ना लो भाभी, बस कुछ महीने की बात है, मेरी शादी तो हो जाने दो, फिर देखो। वही देवर शादी हो जाने के बाद झांकने तक नहीं आएगा आपके पास, और आपके द्वारा की हुई हर एक चीज का अलग तरीके से पेश करेगा, हर चीज को नेगेटिव तरीके से दिखा। अब जब बात हो ही रही है तो सासू माओं की बात कर लेते हैं। वो सासू माँ जो अपने छोटे बेटे की शादी से पहले आपको बहुत प्यार करती है, इवन वो हर रिश्तेदार से यही कहती है कि जैसी मेरी बहू है ना, बस वैसी छोटी वाली आ जाए तो मेरा जीवन पार है। वो हर उस लड़की को जब देखने जाती है बहू के रूप में, तो ये कहती है, ये देखो ये मेरी बड़ी बहू है और बिल्कुल तुम ऐसे ही रहना, इसी की जैसा सीखना। और ये सारी बातें पलट जाती है कुछ ही महीनों में, क्योंकि वो जो नई बहू आती है ना, उसके सारे नखड़े आप सहने को तैयार हो जाते हो, बिकॉज वहां कुछ ना कुछ आपको एक डर बना रहता है। अब वो डर क्या होता है वो तो समझ में आता नहीं है। कभी कभी तो मैं सच बताऊं, ऐसा लगता है कि वशीकरण कर लिया गया है, भूत प्रेत नहीं होता, बिल्कुल वो चीज। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि इन लोगों की बुद्धि काम करना ही बंद हो जाती है। छोटी बहुएं 1000 गलतियां करें बट वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, बिकॉज शायद उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। मतलब बड़ी बहू अगर मायके में जाती है तो ससुराल में रहना बहुत अच्छा है बेटा, मायके में रहना तो पाप होता है। लड़कियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन ये नियम सिर्फ बड़ी बहू के लिए होता है।
और छोटी बहू जो होती है मायके में पड़ी रहे, कुछ भी नहीं बोला जाता उसे, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं बोला जाता है। छोटी बहू मायके में तो क्या हो गया है, तो क्या हो गया, बेचारी की अभी उम्र ही क्या है, बेचारी को भी आता ही क्या है, बेचारी माँ बाप से। अरे भैया 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल 1.5 साल, मतलब 4-4 साल तक वो बेचारी की बेचारी बनी रही। मतलब बात तो ये नहीं समझ में आती है कि वो आपकी जो छोटी बहू है वो हमेशा आपकी बेचारी बनी रहती है, चाहे वो 6 महीने की बात हो, चाहे वो 2 दिन की बात हो, चाहे वो 2 साल बाद की बात हो। लेकिन बड़ी बहू जिसने वही काम अगर किया हो, वो अपने मायके में जाकर अगर 2 दिन 4 दिन भी रह गई हो, या फिर इमरजेंसी में भी वो जाना चाह रही हो, जब उसकी मम्मी बीमार भी है, उसके पापा बीमार है, उसके घर में कोई ऑपरेशन भी हुआ है, ना ना बेटा लड़कियां तो सिर्फ ससुराल में अच्छी लगती हैं, और अगर तुम वहां गई तो मेरी मर्जी के खिलाफ जा रही हो। उस बेटे को एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर देना, तुम अपनी औरत को छूट दे रहे हो, तुम्हें तो औरत को कंट्रोल करके रखना चाहिए। सारी एक्सपेक्टेशन जो होती है पहली दूसरी बहू से ही होती है, तीसरी चौथी को तो बस पूरी आजादी आजादी होती है। भाई मतलब नई बहू आई है तो जो भी करेगी सब सही है, माना माना कि समय ने आपको हर चीज सिखा दी है। ये भी मान लिया कि आप इतने डर चुके हो सारे हालात सारी समस्याएं देखते हुए कि अब आप वैसे ही चलना चाहते हो जैसे आपकी बहू चला रही है। पर थोड़ा तो अपना भी सेंस लगाओ ना यार, थोड़ा तो आप बड़े हो बुजुर्ग हो, थोड़ा तो खुद की बुद्धि से भी सोचो। कब तक उसके दिमाग से चलोगे, कब तक उस लड़की के माँ बाप के दिमाग से चलोगे। और लड़की के पिता को बोलना तो खैर पाप है यहाँ पर, क्योंकि लड़की के जो पिताजी लोग होते हैं ज्यादातर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। उनकी जो माताएं होती हैं उन्हीं का जो प्यार होता है वो आफ्टर मैरिज खत्म नहीं होता है। तो सबसे जो मेजर इशू आता है ना वो आता है लड़की के घर वालों से, लड़की की माँ से स्पेशली, क्योंकि बहुत सारी माएँ होती है जो अपनी बेटी को वैसे ही रखना चाहती जैसे बिफोर मैरिज रखती थी। और तो प्यारी बहनों, इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप वो गलतियां ना करें जो बाकी लोग करके पछता रहे हैं। क्योंकि आप जब पहले किसी भी रिश्ते को ना 100% देते हो, अपना समय देते हो, अपना प्यार देते हो, मान सम्मान देते हो, और जब वो आपको रिटर्न में नहीं मिलता है तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स है, बहुत सारी ऐसी बहनें हमारी जो डिप्रेशन में चली जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और उनको माइग्रेन जैसी बीमारियां भी हो जाती है। बिकॉज जो चीज़ें उन्होंने सोची नहीं होती वो चीज़ उन्हें झेलनी पड़ती है, वो चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो आप मेंटली पहले से प्रिपेयर हो जाएं कि हम जो भी कर रहे हैं उसका हमें रिटर्न मिले या फिर ना मिले, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही एकदम क्लियर सी बात है। और जो भी कपल अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करके अपनी फैमिली को, अपनी सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने में लगे हुए हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने में लगे हुए हैं कि नहीं मेरी मम्मी खुश हो जाए, मेरे पापा खुश हो जाए, मेरा भाई खुश हो जाए, तो भाई साहब आपको रिक्वेस्ट है कि अपनी पर्सनल फैमिली को आप ध्यान दो। बिकॉज एक टाइम के बाद सिर्फ वही आपके साथ रहनी है और वही आपके काम आनी है। माता पिता ठीक है, उनकी आप सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको जब हो सके तब उन्हें आप सपोर्ट भी कीजिए, सारी चीज़ें, बट उनके चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को आप डिस्ट्रॉय मत करो। बिकॉज 100 में से अब आज के समय में ना, पहले एक समय अलग था कि जब माता पिता अपने हर बच्चे के लिए लॉयल होते थे, अपने हर बच्चे के लिए सेम सोचते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब माता पिता भी समय के हिसाब से बदल गए हैं। जिस तरीके से ये 4 उंगलियां हमारी बराबर नहीं है, ठीक उसी प्रकार से माता पिता के लिए बच्चे भी बराबर अब नहीं रह गए। वो किसी बच्चे को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा तो किसी को कम, इसी तरीके से प्यार देते हैं, इसी तरीके से समय देते हैं, और इसी तरीके से उनकी बातें भी सुनते हैं। कुछ बच्चों को लेकर के माता पिता के मन में इतनी नफरत हो जाती है कि वो उनकी तो एक सुनना ही नहीं चाहते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपका बेटा बिल्कुल सही है, आपसे सही चीज बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर करके बोल रहा है कि मम्मी ये बात सुनो, पापा ये बात सुनो, लेकिन ना बेटा तू तो बिल्कुल गलत ही होगा, बिकॉज तेरी तो शादी हो गई है, अब तो तू जो भी सुनेगा अपनी वाइफ की सुन रहा, अपनी मैडम की सुन रहा है, तू तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वही काम जब छोटा बेटा करता है तो वो फिर बहुत अच्छा है। और अब जब उसे याद दिलाया जाएगा या उन माँ बाप को याद दिलाया जाएगा कि थोड़े दिनों पहले तो आप ऐसे कह रहे थे कि तुम अपनी वाइफ के सुनते हो, तुम तो हमारी सुनते नहीं हो, और अब जब वो अपनी वाइफ के सुन रहे हैं तब क्या, तब वही माता पिता का जवाब बदल जाता है। अच्छा अपनी वाइफ की नहीं सुनेगा तो और किसकी सुनेगा, उसकी पत्नी ही तो उसकी दुनिया है, वो तो सुनना ही चाहिए। माना कि ये चीजें आपने हम ही से सीखी है, माना कि चीजें आप बड़ों से ही सीखते हो, लेकिन भाई इसमें हमारा तो बहुत नुकसान हो गया ना, इसमें बड़े बेटे का तो बहुत नुकसान हो गया। अब उसकी भरपाई कौन करेगा ये बताइए आप, क्योंकि वो समय तो बीत गया। तो भाई अगर आप थोड़े से समझदार हो तो समझदारी से काम लो, अपनी पर्सनल लाइफ को आप डिस्ट्रॉय मत करिए, पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा 3-5 मत करिए। दोस्तों जब आपको देवर की देवरानी के बारे में बता दिया, सासू माँ के बारे में बता दिया, तो थोड़ा सा ससुर जी के बारे में तो बनता ही है। भाई आजकल के ससुर जी भी समय के हिसाब से बदल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है।
जब हमारे पिताजी लोग समय के हिसाब से बदल रहे हैं और हम खुद भी चाहते हैं कि वो बदले, तो ससुर जी का बदलना तो नॉर्मल सी बात है, उन्हें बदलना ही चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? प्रॉब्लम यहाँ पर होती है जब आप आने वाली बहू के साथ में कुछ अलग ही तरीके से ट्रीट करते हो। क्योंकि अगर आपकी बड़ी बहू देर तक सोकर के उठती है तो वो तो नकारा है, बेकार है ना। चाहे वो भले ही कितना भी थकी हो, वो वर्किंग है, काम करती है, अपने घर के काम करती है, अपने बच्चों को संभालती है, उसके बाद अगर हफ्ते में एक दिन उसे मिल जाता है और वो अगर देर तक सो लेती तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन वहीं दूसरी बहू अगर देर तक सोती है, अरे कोई बात नहीं, चलता है, उसकी तो आदत है। क्यों आदत है? क्योंकि बेचारी मायके में भी सोती थी, यहाँ भी सोती, तो कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई, इस तरह से सोच नहीं बदलो ना। जो आपने उसके लिए सोचा वही आप उसके लिए भी सोचो, तब हमें अच्छा लगेगा। इतना ही नहीं होता, इसके अलावा आप बड़ी वाली को, जो बहुएं आपकी होती हैं, जो बड़ी बहुएं होती हैं, 2 3 4 5 जो भी होती हैं, उनके लिए आपकी सोच होती है कि बहू का घूंघट इतना होना चाहिए, बहू पर्दे में ही अच्छी लगती है। लेकिन जब बात आती है नई नवेली बहुओं की या छोटी बहू की, तब आपकी सोच एकदम से बदल जाती है। तब तो आप बोलते हो अरे आजकल का तो टाइम है, सब कुछ पहन सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर ये वीडियो सास ससुर लोग भी देख रहे हैं, अगर लड़के के पिता भी देख रहे हैं, तो आप लोग अपने अंदर भी थोड़ा सा सुधार लाइए। क्योंकि सारी उम्मीदें बहू से करना ठीक नहीं है। जब उसका समय था तो उसने किया, अपना बेस्ट दिया, अपना 100% दिया, उससे आप भूल जाते हो। क्योंकि आपको सिर्फ ये दिखता है कि अभी हमारे साथ क्या हो रहा है। जो आपके साथ पहले अच्छा टाइम बीत चुका है उसको आपको मतलब नहीं होता है। भाई, आपको बड़ी बहू ने एक अच्छा टाइम दिया, आपके साथ वो रही, आपके साथ सारी चीजें उसने मैनेज करी। अब आपको ये समझना चाहिए धीरे धीरे बहू की या बेटे की जिम्मेदारियां भी बदलती हैं, बढ़ती हैं। कल तक आपका बेटा अकेला था तो आपको 100% देता था, आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से सपोर्ट करता था। आज वो मैरिड है, आज उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, तो भाई वो उन्हें भी समय देगा। ये करना उसका एक तरह से फर्ज भी है और एक तरह से मजबूरी भी है। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उसका खर्चा कौन उठाएगा, उसके बच्चों की देखरेख कौन करेगा। या तो आप इतने अच्छे हो, या तो सास ससुर इतने अच्छे हो कि अपने पोता पोती का खर्चा उठाएं, उन्हें बहुत प्यार से रखें, उन्हें भी अपने बच्चों जैसा ट्रीट करें, तब तो फिर कोई बात ही नहीं, तब तो बात बिगड़ेगी नहीं। लेकिन आपने बिल्कुल सेपरेट कर देना ना, तुम्हारी औलाद है, तुम समझो, तुम करो जो भी करना, हम 1 रुपया, चंद पैसा भी हम खर्चा नहीं करेंगे, तो भाई मत करो फिर। लेकिन लड़का कर रहा तो आपका मुंह भी नहीं बनना चाहिए, तब तो आपको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। भाई, आप कर नहीं सकते हो, वहां तक हमें समझ में आया है। लेकिन अगर अब अगला आपको नहीं कर पा रहा है, अगर आपके बेटे की शादी हो गई है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसके 100 खर्चे आज की डेट में, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, दुनिया भर के शौक सिंगार को ले लें तो महीने के 30 से 40 हजार रुपए कहीं नहीं गए हैं। आप उस 1 रुपए का सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो आप उससे उम्मीद कैसे कर सकते हो? और अब आप उससे उम्मीद भी कर रहे हो, उससे बुरा भला भी कह रहे हो, वो तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल नकारा है। और अब जो अब की जनरेशन है वो इतनी समझदार है, इतनी स्मार्ट हो गई है कि वो बातों को मैनिपुलेट कर लेती है, आपको घुमा फिरा लेती है और आप उनकी बातों में भी आ जाते हो। और वो अगला जो होता है, चाहे वो लाख रुपए महीना भी कमाए, वो आपके लिए बेचारा बना रह जाता है। और ये वाला बंदा क्योंकि तो शुरू से करता आ रहा था और अब नहीं कर रहा तो ये बुरा है, और जिसने शुरू से नहीं किया तो पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा और हमेशा अच्छा रहेगा। ये दोहरी सोच मत रखिए, क्योंकि आपकी जो दोहरी सोच होती है ना, यही फैमिली को डिस्ट्रॉय करती है। बहुत सारे मैंने माता पिता को ऐसे देखा है जिन्हें अपना घर खुद तोड़ने में मजा आता है। आई डोंट नो वाई, बट उनकी थिंकिंग जो होती है वो ये होती है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये वाली बहू और ये वाली बहू में बनने लग जाए, अगर इनमें बन गई तो हमारा क्या होगा। और वो भेदभाव डालते रहते, दोनों को दूर दूर करने की कोशिश करते हैं। भाई, आपका समय तो पूरा हो गया है, आज नहीं तो कल, 5 साल 10 साल के बाद, भगवान न करे, लेकिन जब आप चले जाओगे तो ये परिवार कौन संभालेगा, चीजों को कौन मैनेज करेगा? जब आपका टाइम था तो आपने चीजें करी ना। तो मेरे सभी माता पिता से ये विनती है, हाथ जोड़ करके विनती है, कि जब आपका समय था तो आपने भाई भाई में बनाया, अच्छे से मिलजुल करके आप रहे। साथ ही साथ जो हमारी सासू माँ लोग होते हैं, उनकी देवरानी जेठानियों में भी अच्छी बनती थी। पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जैसे भी थे बहुत अच्छा एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, बहुत अच्छा चलाते थे। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अब जितनी भी सासू माँ ससुर जी की सोच ऐसी हो गई है कि दोनों बच्चों को दूर दूर कर देना चाहिए तो ही भलाई है, या 2 बहुओं की आपस में ना बने तो ही भलाई है, ये गंदी सोच को आप लोग बदल लीजिए। क्योंकि आप ऐसा करके किसी और का नहीं, अपना खुद के परिवार को बर्बाद कर रहे हो, अपने खुद के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि आपकी यही सोच उन बच्चों को आने वाले समय में अकेला कर देगी, खोखला कर देगी।
क्योंकि वो तो कहावत सुनी ही होगी आपने कि एकता में शक्ति होती है। अगर 2 भाई या 4 भाई 5 भाई मिल करके रहते हैं ना, तो गली मोहल्ले परिवार खानदान रिश्तेदार हर जगह एक दबदबा बना रहता है, लोगों में यूनिटी रहती है, आने वाली जनरेशन को हम अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी सोच होगी कि 2 बहुओं में ना बने और आपको उससे खुशी मिलती है, 2 बेटों में ना बने और आपको उससे खुशी मिलती है, तो इससे तुच्छ और इससे गंदी सोच किसी की हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है जिस रास्ते पर हम चल चुके होते हैं, जो कठिनाइयां हमने देख रखी होती है ना, कि कहाँ पर रास्ते में कांटे मिलेंगे, कहाँ पर पत्थर मिलेंगे, कहाँ उबड़ खाबड़ रास्ता है और कहाँ पर प्लेन सरफेस है, तो ऐसा लगता है कि अपने से छोटों को या जो लोग उस रास्ते पे चलने वाले हैं उन लोगों को क्यों ना हम सही गाइड करें। तो क्योंकि मैं अपने चैनल में हमेशा आपको व्लॉग्स दिखाती हूँ, मौज मस्ती दिखाती हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि बिहाइंड द सीन भी मैं आपको दिखाऊँ, यानी कि रियल लाइफ में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊँ। तो बस आज की वीडियो से मैं आपको बिगाड़ नहीं रही हूँ, आपको डरा नहीं रही हूँ। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आपकी भी शादी होने वाली है या आप भी किसी फैमिली में इस एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहे हैं कि अगर आपकी सास ससुर या आपके देवर या आपकी जेठ जेठानी कोई भी अगर ये बोल रहा हो कि नहीं यार बिल्कुल ऐसी हमें बहू चाहिए, ऐसे ही आगे परिवार चलाना, या आपका देवर बोल रहा हो कि भाभी बिल्कुल आपके जैसी मुझे लड़की मिल जाए ना तो मजा आ जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए, तो इस वह में कभी मत रहिएगा। क्योंकि एक टाइम के बाद अपनी औरत को बोलेगा कि सुनो मेरी भाभी जैसा ना बिल्कुल मत बनना, बहुत ही बेकार है, पूरे घर को बर्बाद करके रखा है, और उसके बाद अपनी वाइफ को एकदम खुश कर देगा। क्योंकि आजकल की औरतें सुनना क्या चाहती हैं, सिर्फ यही सुनना चाहती हैं कि दूसरी औरत की बुराई हो, अगर उसकी बुराई हो गई तो वो खुश, उनके लिए आप वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड बन गए। हालांकि सारे लड़के ऐसे नहीं होते, बट कुछ लड़के यही करके खुश होते हैं, और ये सोच बहुत ही ज़्यादा खराब है। और आज नहीं तो कल आप खुद इस सोच को लेकर के पछताएंगे, क्योंकि आप अपने बच्चों का भविष्य अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। यकीन मानिए मेरा। भी करेंगे तो कभी ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि आपको रिटर्न में मिलेगा, फिर चाहे वो आपका देवर हो, आपका भाई हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, सास ससुर हो, देवरानी हो, जेठानी हो, या फिर कोई भी हो। आपका जीवन में जो सच्चा साथी होता है, एक औरत जो होती है उसका सच्चा साथी उसका पति होता है, और जो पति है उसके सच्चे साथी सिर्फ उसकी पत्नी होती है, और आपके बच्चे आपके सगे होते हैं। तो आपको जो भी कुछ करना उस रिश्ते को 100% दीजिए, उनके लिए जीना सीखिए, और उनको यानी अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी आप खराब मत कीजिए किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से। क्योंकि आप जिन लोगों के लिए फाइट करोगे और जिन लोगों के लिए लड़कर अपनी पर्सनल लाइफ खराब करोगे, वो लोग कभी आपके काम नहीं आने वाले हैं। ये कलयुग है, कलयुग के हिसाब से थोड़ा सा चलना सीखिए, तभी आप जीवन में खुश रहोगे और आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमारे चैनल पर लगातार एक के बाद एक वीडियोस आ रहे हैं पंजाब से जुड़े हुए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने गोल्डन टेम्पल घूमा और उसके बाद जलियांवाला बाग हम गए थे, और फिर हमने 2 म्यूजियम देखे। तो प्यारे दोस्तों अब बारी है वाघा बॉर्डर की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पंजाब के अमृतसर जाएं और वाघा बॉर्डर ना देखें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम हिंदुस्तानियों के दिल में हमेशा हमारा तिरंगा लहराता रहता है, हमेशा देशभक्ति की भावना हमारे मन में जागी रहती है। किंतु दोस्तों जब आप अमृतसर के जलियांवाले बाग में जाएंगे, जब आप वाघा बॉर्डर में जाएंगे और वहाँ की परेड एक बार देख लेंगे ना, तो सचमुच में ऐसा लगेगा आपको कि बस अब आज से सिर्फ इसी देश के लिए जीना और इस देश के लिए मरना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कहीं पर भी थोड़ा बहुत भूल चूक आपसे हो जा रही है, या कुछ मिनट के लिए भी अगर आपसे देशभक्ति की भावना दूर हो जाती है, आप भूल जाते, तो यहाँ आकर के पूरी तरह से जाग जाएगी। ये पूरी भीड़ जो आप देख रहे हैं ये जा रही है वाघा बॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का टिकट आप पहले ऑनलाइन बुक कर सकते हो। हमने गया तो टिकट पहले बुक कर लिया था। उसका फायदा ये होगा कि आप देखिए डायरेक्टली शॉर्टकट रास्ते से हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने बहुत सारी भीड़ है, लाइन लगी हुई है, लेकिन हम डायरेक्टली इस रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि हमारी बुकिंग पहले से ही है। और ये लोग जो आज जा रहे हैं साइड से नहीं है, डायरेक्टली पार्किंग के साइड से रास्ता था, और यहीं से जा करके हमने अपना
पार्क करवा लिया और बैक साइड से ही रास्ता है जहाँ से हम डायरेक्टली एंट्री करेंगे, हमें लाइन में नहीं लगना होगा। तो दोस्तों यहाँ से आने के बाद ये हमारी एंट्री हो चुकी है और बहुत ही ईजिली हो गई, हमारा टाइम बहुत सारा बच गया, नहीं तो हम लाइन में आते तो शायद 1 से 2 घंटे हमारे और जाते, एज वेल एज हमें सीट मिलने में भी प्रॉब्लम होती। तो इस बार हम लोग पूरी फैमिली के साथ गए थे और सचमुच में यहाँ जाकर बहुत आनंद आया। मैं पिछले 4-5 सालों से यहाँ जाना चाहती थी, बट किसी न किसी रीज़न से वो मेरा प्लान कैंसिल हो जा रहा था। फाइनली हम पहुँच गए हैं अमृतसर के वाघा बॉर्डर में। आज की वीडियो में आप एंड तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट परेड दिखाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, टोटल दिखाऊंगी क्या क्या वहाँ पर होता है और पूरी जो 1 घंटे में क्या क्या चीज़ें सेलिब्रेट की जाती है, कैसे कैसे सेरेमनी को कंप्लीट किया जाता है और कितना कुछ वहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि यदि हमारे घर के बच्चों ने या आपने खुद भी पाकिस्तानियों को सामने से नहीं देखा है, पाकिस्तान के गेट को सामने से नहीं देखा है, तो उनके लिए जगह और भी बेस्ट है। मुझे बहुत मन था कि पाकिस्तान का वो गेट देखूं, वहाँ के लोगों को देखूं, कब से पीछे बिकॉज ऐसे तो देख रखा है, बट इंडिया पाकिस्तान जस्ट बगल में हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो बस दोस्तों आज आपको वीडियो में एंड तक बने रहना और टोटल मैं आपको एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी, आप पूरी कंप्लीट सेरेमनी। ये है स्वर्ण जयंती द्वार, मेन गेट है दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा पूरा हिंदुस्तान और उस साइड में अपोजिट में सामने आप देख रहे हैं जो गेट, उसके उधर बैठा है पाकिस्तान। तो दोस्तों ऐसा लगता है यहाँ करके पूरा हिंदुस्तान यहीं पर आ गया और देशभक्ति की जो भावना यहाँ पर देखने को मिलेगी ना, वीडियो में बने रहिए, लोगों का जोश देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बहुत झूमे, देशभक्ति गानों पर लगातार हमने बहुत सारा डांस किया और यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे फीमेल को, ओनली फीमेल को परमिट करते हैं कि वो आ सकती है और आने के बाद खूब सारा धूम मचा सकती है और मेल सिर्फ अपनी जगह पे। सभी दर्शकों से निवेदन है कि मिजोरम त्रिपुरा की दुर्गम पहाड़ियों तक बीएसएफ के जवानों के हौसले कभी भी पस्त नहीं हुए। आज विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी मौज मस्ती हमने की और बाकी लोगों ने यहीं पर डांस किया और उसके बाद ये चीज़ क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट क्या है वो आप देखिए आगे के वीडियोस में। मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, आपने खुद से देखना है, खुद से एंजॉय करना है। और वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मेरा आज का वीडियो जो कंप्लीट बनाने का उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि जो लोग नहीं वहाँ जा पा रहे वो सब कुछ देखें। यहाँ पर देखिए हमारी फीमेल्स की टीम आ चुकी है, हमारी सेना में जो फीमेल्स भर्ती होती है वो आ चुकी, उनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियाँ हुई। सबसे पहले एंट्री जो हुई इन्हीं की हुई, उसके बाद जोरदार
जोरदार परेड आपको देखने को मिलेगी। और सबसे पहले यहाँ से 2 लोग जाएंगे, गेट पर खड़े हो जाएंगे और बाकी लोग अपनी अपनी परेड दिखाएंगे। यहाँ बीच में ये जो भैया है जो प्रॉपर एंकरिंग कर रहे थे, जिनको आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी प्यारी एंकरिंग कर रहे थे। सीरियसली इतना अच्छे से ऑडियंस को संभाल रहे थे कि मानना पड़ेगा। आप सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का बीएसएफ की तरफ से रिलीज सेरेमनी पे पर एक बार पुनः स्वागत है। 25 मिनट के इस आयोजन में भारतीय बीएसएफ के जवान एवं पाकिस्तान रेंजर के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान उड़ाते हैं। और आज के परेड का नेतृत्व कर रहे हैं श्री विजय पाल, असिस्टेंट कमांडेंट, और इनके साथ में सब इंस्पेक्टर राधेश्याम चौधरी। आज की परेड के गार्ड कमांडर हैं महारक्षक अमरेश कुमार सिंह। आज की परेड पर
दोस्तों जो लोग भी यहाँ नहीं गए उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो परेड हो रही है जिस तरह से यहाँ होती है वैसे ही सेम उधर पे पाकिस्तानी भी करते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जोश दिखाते हैं। ये दिखाते हैं हमारे पास बहुत जोश है और उतना ही पाकिस्तान से भी जोश दिखाया जाता है। ठीक सामने जो गेट आप देख रहे हो ये देखिए पूरी पाकिस्तान की ऑडियंस बैठी हुई है उस साइड में। तो दोस्तों इस तरफ हमारे हिंदुस्तान का गेट है और उसके उस साइड में जो है पाकिस्तान का गेट है और दोनों गेटों के बीच में थोड़ा सा गैप है। तो ये हमारी पूरी इंडिया की ऑडियंस है और उस साइड पूरी पाकिस्तान की ऑडियंस है, दोनों की परेड चालू है।
मंडे 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 देखा नु देख रहे हो? दर्शक के बधाने आप सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। साथ ही इस दौरान शांति बनाए रखें तथा किसी भी नारे आदि का प्रयोग ना करें। वे दर्शक जो वर्दी में हैं उनसे निवेदन है, कृपया राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट दें। अब आप मेरे साथ 3 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे।
यहाँ की जो सबसे प्यारी चीज़ लगी दोस्तों की कोऑर्डिनेशन देखिए कितना अच्छा है। वहाँ पे कुछ अलग एंकरिंग हो रही थी, यहाँ पे अलग एंकरिंग हो रही थी, बट दोनों का जो काम है वो एकदम सेम टाइम पे हो रहा था और इतने अच्छे से दोनों कंट्री मिल करके हर चीज़ कर रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सेम कमांड पे ही दोनों कंट्री चल रही है। तो अगर रियल में ऐसा हो जाए, दोनों कंट्री में प्यार हो जाता तो कितना अच्छा होता। रियल में अगर दोनों एक ही तरीके के रूल्स फॉलो करते तो कितना अच्छा होता। यहाँ पर जोश दोनों टीम में बराबर है, आप देख सकते हैं परेड का जोश, दोनों ने हाथ मिलाया एक साथ और झंडे को भी एक साथ ही उतारा जाता है और उसके बाद एक साथ ही ये गेट जो है क्लोज हो जाता है। यानी कि दोनों यहाँ जो कमांडिंग होती है वो टोटली सेम टू सेम होती है और बिल्कुल सेम तरीके से फॉलो होता है कि स्टेप जैसे यहाँ का गेट ओपन हुआ था वैसे उधर हुआ। जब झंडा धीरे धीरे आपने देखा स्टेप बाय स्टेप झंडे को उतारा गया तो सेम वही सेरेमनी वहाँ पर भी होती है। और जैसे हमारा यहाँ पर प्रोग्राम क्लोज होता है वैसे ही वहाँ क्लोज होता है और जैसे ही झंडे का प्रोग्राम हो जाएगा वैसे ही आपको जाने को बोल दिया जाता है, क्योंकि जैसे फंक्शन खत्म होता है सेरेमनी क्लोज होती है वैसे ही बोला जाता है कि अपनी सीट से आप लोग उठ के धीरे धीरे निकलना शुरू कर दो। तो हम लोगों ने यहाँ पर फाइनली बहुत सारा एंजॉय किया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इतना वीडियो बनाने के लिए मैंने सच में बहुत मेहनत की, पूरे 1 घंटे आपके लिए मैंने रिकॉर्डिंग करी है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से हमारी अमृतसर की ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो गई और हमें वापस जो है दिल्ली के लिए निकलना था। तो अच्छा लगा, ट्रिप बहुत प्यारी थी। आपको भी आई होप पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो पूरा अमृतसर पंजाब का मैंने पूरा ट्रिप आपको दिखा दिया है। तो कमेंट में ज़रूर बताना बेस्ट वीडियो कौन सा लगा या फिर बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आपको। और इस वीडियो में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आमतौर पर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि लड़की जब आती है घर में तो घर बिगड़ जाता है, एक औरत से परिवार बिखर जाता है। बहुत सारी इस तरह की धारणाएं आपने सुनी होगी। कई लोगों को लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं और कई लोग तो बोलते नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, एक औरत ही घर को बर्बाद करती है। ये बात सही है कि 100% महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं, 100% लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। पर हाँ, ये भी सच है कि कुछ लड़कियां ऐसा सोच के ही आती हैं कि घर में कदम रखते पति की तनख्वाह और उसके ऊपर सारा अधिकार मेरा है। आज से वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से चलेगा, वरना तो मैं उसे परिवार में रहने ही नहीं दूंगी। मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचे ना, किसी की बात ना करे। और अगर उसने किसी की सुनने की कोशिश भी की तो मैं उसे धमकी दूंगी कि मैं सुसाइड कर लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, मायके चली जाऊंगी, तुम्हें छोड़ दूंगी, पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, वकील को ले आऊंगी और बहुत सारी। अब इसमें लड़के भी बेचारे क्या करें। लड़कियों को इतने सारे सरकार ने राइट्स दे रखे हैं कि अगर वो इतनी सारी बातें बोल देती हैं तो लड़के वैसे ही हार जाते हैं और लास्ट में एक ही ऑप्शन उनके पास बचता है कि ठीक है मैं और तुम एक साथ रहेंगे, बाकी सबको छोड़ दो। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं। तो दोस्तों, जहां एक और एक लड़की अपने पति को कन्विंस करके किसी भी तरीके से वो उसे कन्विंस करती है और अपने मायके में हर एक रिश्ते को चलाने को मजबूर कर देती है। वो अपने मम्मी पापा का तो सम्मान करवाती है, साथ ही साथ अपने भाई बहनों को भी वो प्यार दिलवाती है जो वो चाहती है दिलवाना, और लड़का वो प्यार देता भी है। इतना ही नहीं, उसके मामा फूफा मौसी चाचा चाची के यहाँ होने वाले हर एक फंक्शन में वो अपने पति को इन्वॉल्व करती है और पति को इन्वॉल्व होना भी पड़ता है। तो अगर एक लड़की ऐसा कर सकती है तो फिर लड़के क्यों नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं तो हमारे समाज में आज के लड़कों में ही बहुत सारी कमियां हैं। तो ये कहना कि हमेशा 100% गलती लड़कियों की है, महिलाओं की है, ये बहुत हद तक गलत है। जी हाँ दोस्तों, यदि लड़का चाहे तो वो अपने हिसाब से अपने परिवार को मेंटेन कर सकता है। अगर वो चाहे तो अपने हिसाब से अपने परिवार को संभाल सकता है, रिश्तों को बिगड़ने से उलझने से पहले संभाल सकता है। किंतु ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हो कि 80% ऐसे पुरुष हैं या ऐसे लड़के हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते, जो चीज़ों को दूर से देख करके छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है इसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, एक समय आएगा और चीज़ें सही हो जाएंगी। वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता, ना ही कभी वो समय आता है और ना ही कभी चीज़ें सही होती हैं। इस चीज़ का यकीन मानिए। अगर आज आप उन रिश्तों में ढील दे रहे हो, आज उन रिश्तों को आप छोड़ रहे हो, एक रिश्ते के लिए आप 10 रिश्तों को ख़राब कर रहे हो, तो यकीन मानिए कभी वो समय लौट कर नहीं आएगा और कभी आप उन चीज़ों को सुधार नहीं सकोगे। क्योंकि व्यक्ति एक बार एक थप्पड़ खाया हुआ भूल सकता है, उसका दर्द वो भूल सकता है, किंतु बातों का दर्द कभी नहीं भूल सकता। आपके द्वारा किया हुआ व्यवहार वो कभी नहीं भूल सकता है और वो चीज़ें समय समय पर दरारें बढ़ती चली जाती हैं।
यदि मेरी आपसे बात नहीं हो रही है तो हर दिन मैं आपके बारे में बुरा सोचूंगी। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में अच्छा सोच सकती हूँ, या फिर 10 दिन आप मेरे बारे में अच्छा सोच सकते हो, किंतु यदि हम आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें दिन प्रतिदिन खराब होती जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हम एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफरत करने लग जाते हैं कि अब तो कोई चांस ही नहीं बचता कि चीज़ें सुधर जाएं, और बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद यदि किसी कारणवश आप बात करते भी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा, फॉर्मेलिटी ही रह जाता है। तो सबसे पहले अपनी प्यारी बहनों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप लोग शादी के बाद तुरंत ही अपने पति के पैसों पर अपना अधिकार जताने लग जाते हो कि तुम कहाँ खर्चा कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कि वहाँ पर क्यों कर रहे हो, यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हो, या आप उनकी एक एक चीज़ की डिटेल लेना शुरू कर देते हो कि कहीं वो अपने घर वालों को ज़्यादा तो नहीं दे रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आजकल के लड़के इतने भी इनोसेंट नहीं होते हैं। अब के ज़माने के सारे लड़के मनी माइंडेड होते हैं। वो अपना 1 रुपया भी कहीं पर फालतू नहीं खर्च करते हैं। अगर वो मंदिर में भी जाएंगे ना तो चढ़ावा भी चढ़ाने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो अब वो ज़माना चला गया है। जिस तरह से कि 100 में 80 लड़कियां पैसों को लेकर कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो गई कि आती अपने पति के पैसों पर, उनके समय पर अधिकार जमाना शुरू कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार से 80% लड़के भी ऐसे हैं जो कभी भी पैसे वेस्ट नहीं करते। अगर उनकी कभी कोई गर्लफ्रेंड भी रही होगी ना तो उन्होंने कभी उन पर 10 रुपये फालतू में खर्च नहीं किए होंगे। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो जाएं। 20% लड़के जो बचते हैं, जो इनोसेंट हैं, उन पर आप बिल्कुल नज़र रखो, पर आते ही उन पर इस तरह का दबाव डालना, उनको सबसे दूर कर देना, 20 साल 25 साल पुराने रिश्तों पर पानी फेर देना बहुत बड़ा पाप है। देखो दोस्तों, आप लड़का हो या फिर लड़की, जो कोई भी वीडियो को देख रहा है, आपके जो भी रिलेशंस पहले थे, लड़की के भी अगर घर में, उसके परिवार में उसकी दोस्तें हैं जिनसे उसकी 10 साल पुरानी दोस्ती है, या 10 साल पुराना कोई रिश्तेदार है जिससे वो बातचीत करती है, उसके एक अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं, सेम लड़के के घर पे जब लड़की आती है तो उसके घर में बहुत सारे परिवार में रिश्ते होते हैं जिनके साथ वो जुड़ा होता है, उनसे एकदम से दूर कर देना बहुत बड़ा पाप का काम होता है। क्योंकि जो 2 लोग होते हैं ना, वो 2 आत्माएं होती हैं, दोनों ईश्वर का रूप होता है। वो आपके आने से पहले वो लड़का किसके साथ कैसे बात करता था, कितने मज़े से रहता था, उसने कैसे कैसे समय बिताया है, उसका बचपन आप एक दिन में छीन लेते हो। एक दिन में उसे आप बिल्कुल पति बनने पर मजबूर कर देते हो, और साथ ही साथ उसे आप एहसास दिलाते हो कि अब आपको सिर्फ मेरे हिसाब से चलना है। लड़का आपकी बात तो मान लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप बहुत बड़ा पाप कर रहे होते हो। क्योंकि आप आज आए हो तो आपको एक दिन में इतना अधिकार महसूस होने लगा। एक बार आप सोच कर देखो कि आपके आने से पहले 10 साल, 15 साल या 20 साल पुराना जो रिश्ता था, जिसको आज तक कोई चला रहा था, या उस लड़के के माँ बाप ही हैं जो अपने बच्चे से इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे, उनकी बहनें जो इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई थी, अन्य जो भी रिश्ते जो उनको जी जान से मानते जानते थे, उनको आपने चंद मिनटों में ही दूर कर दिया। भड़का भड़का के आप उस रिश्ते को ऐसा बना देते हो कि वो भाई ही मुड़कर देखना नहीं चाहता, वो लड़का ही अपने परिवार की ओर मुड़ के नहीं देखना चाहता है। आप ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। एक बार आप ईश्वर की पूजा ना करो वो चलेगा, लेकिन ऐसे पाप आप मत करो, क्योंकि ये करके ना आप 2 लोगों को दुखी करते हो। आप एक अकेले दुखी हो रहे हो। जब आप आए हो, आपको एकदम से प्यार नहीं मिल रहा है, वो सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको तकलीफ होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतने साल पुराना प्यार आप जब एकदम से ख़त्म कर देते हो तो उन लोगों पर क्या बीतती होगी, उस लड़के पर क्या बीतती होगी जिसने अपने इतने पुराने रिश्तों को छोड़ दिया। तो इस तरह की गलतियां आप ना करें, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। धीरे धीरे रिश्तों को समझने का टाइम दे। ऑटोमेटिक आप पुराने रिश्तों से दूर होते चले जाओगे और ऑटोमेटिक आप नए रिश्तों में जुड़ते चले जाओगे। जब एक लड़की एक लड़के को मजबूर करके अपने सारे रिश्ते में इन्वॉल्व करा देती है किसी भी तरीके से, एनी हाउ, वो अपने मायके में लड़कों को ले जाती है और वहाँ पर सबसे मिलवाती है, तो लड़कों में फिर इतना क्यों नहीं है? इतना तो लड़कों को भी आना चाहिए कि उन्हें कैसे अपनी फैमिली में लड़की को इन्वॉल्व कराना है। तो लड़कों, आप लोग भी जागो। इससे पहले कि आपका परिवार टूट जाए, बिखर जाए और ख़त्म हो जाए, आंखें खोलो और दोनों आंखों से दुनिया को देखने की कोशिश करो। उन आंखों से नहीं जिससे आपको दिखाया जाता है, क्योंकि आपकी पत्नी हमेशा चाहेगी कि आप सिर्फ उसकी सेवा करो, सिर्फ उसके बारे में सोचो और उसके हिसाब से ही चलो। सेम चीज़ लड़कियों, आप भी ध्यान दो। आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है अकेले रहना, अकेले डिसीजन लेना, अपने पति की हर चीज़ पर अधिकार जमाना। एक समय आएगा जब आप बहुत पछताओगे और तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो बस प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। सजेशन भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो, आप जो भी चाहो कमेंट करके बता सकते हो, बोल सकते हो। यदि आपको कोई लाइन गलत लगी है तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनसे कि आप इन प्रॉब्लमों से परेशान हो, लग रहा है जिनको कि जो लोग एक्चुअली में ये काम कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।
प्यारे दोस्तों, एक बार धोखा खाने को धोखा कहा जाता है। 2 बार भी यदि आपको धोखा मिल गया तो भी वो धोखा कहलाएगा। लेकिन तीसरी, चौथी या 5वीं बार अगर आपको धोखा मिला है ना, तो धोखा नहीं, आपकी बेवकूफ़ी कहलाएगी। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ज़रूर आपको बुरा लग रहा होगा, ख़राब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। क्योंकि धोखा तब होता है जब हमें अनजाने में कोई काम हमसे हो गया हो और हमें बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है। ठीक है, आपने फिर से उस इंसान को मौका दिया और उसने फिर आपका दिल दुखाया, तो दोनों बार आपने धोखा खाया है। लेकिन जब आपको 2 बार समझ में आ गया है और तीसरी बार के लिए भी आप फिर उसे मौका दे रहे हो, तो आप तो बेवकूफ़ी कहलाओगे। कोई भी इंसान हो, किसी को भी गलती से वो आपको एक बार दुखी कर सकता है, लेकिन दूसरी बार अगर वो दुखी कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि अब उससे गलती नहीं हो रही है, वो जानबूझकर आपको दुखी कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर और आपको बेवकूफ़ समझता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे लोगों से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये लोग आपको क्षण भर में बर्बाद करके रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही लोग होते हैं जो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ एक ही थाली में खाएंगे, पिएंगे, सारी बातें आपसे शेयर करेंगे, ऐसा वो दिखा रहे होते हैं। वास्तव में वो सिर्फ आपसे निकलवा रहे होते हैं आपकी बातें। वो अपनी बातें एक लिमिट तक की बताते हैं। ऐसे शातिर लोग सिर्फ आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या चल रही है, आप कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किन लोगों से मिलते जुलते हो। साथ ही साथ वो गुप्त बातें जो वो आपसे निकलवाना चाहते हैं, जो उन्हें आपके अलावा कोई और नहीं बता सकता है। बस यही 2-4 कारण होते हैं जिनकी वजह से वो आपसे जुड़े रहते हैं और आपसे वो जानते रहते हैं, और समय मिलते ही आप पर वो हमला बोल देते हैं। तो यदि आपके साथ में कोई भी ऐसा लड़का हो या लड़की हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि उसने एक बार आपके साथ चीटिंग किया, आपने उसको फिर से मौका दिया है, दोबारा भी उसने आपके साथ चीटिंग किया, तो ध्यान रखिए गलती से भी उसे तीसरी बार आप मौका ना दें। अब आप अलर्ट हो जाएं। अब आपको उससे रिश्ता तो रखना है, लेकिन एक लिमिट तक। अब आपको उससे अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करनी, कुछ भी उससे नहीं बताना है, बिकॉज आपको समझ जाना है कि वो एक खुफिया एजेंसी के तहत आपसे काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खुफिया एजेंसी वाले हमारे घर परिवार दोस्तों में, हमारे ऑफिस में, हमारे काम की जगह पर, कहीं पर भी मिल सकते हैं। हमारे ऑफिस में या फिर हम जहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे जुड़े रहेंगे सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें पता रहता रहे कि क्या चल रहा है, कहाँ से आपकी क्या बात हो रही है, कौन आपसे क्या कह रहा है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपके साथ रहेंगे, आप ही की बातें सुन करके दूसरे लोगों से लगाएंगे और धीरे धीरे आपका नाम डुबोने की कोशिश करेंगे। खास तौर पे तब जब आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होगे, जब आप बहुत मेहनत कर रहे होगे, जब आप ऊंचाइयों को छूने वाले होगे, ऐसे में वो आपके सामने बाधा बनकर डायरेक्टली तो आ नहीं सकते, पर इनडायरेक्टली आकर के आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं, आपको उन लोगों के बारे में बार बार बताते हैं ताकि आप फ्रस्ट्रेशन में आकर के या तो उस कंपनी को छोड़ दो या फिर उन लोगों से जाके आप लड़ाई कर लो ताकि आपकी इमेज खराब हो जाए। अगर आपने दोनों काम नहीं किया है, आपने पेशेंस, आपने कंट्रोल कर भी लिया किसी तरह से, तो वो आपकी बातें पूरी तरह से जानेंगे, अपनी कोई बात आपसे नहीं बताएंगे और सब कुछ जानने के बाद आप ही की बातों पे आप ही को हथियार बनाकर वापस कर देंगे। सेम यही चीज़ हम लोगों ने परिवारों में भी देख रखी है। जी हाँ दोस्तों, यदि बार बार आपको परिवार का कोई भी सदस्य है जो आपके साथ चीटिंग कर रहा है, बार बार धोखा कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो मेरी से पिछले हफ्ते लड़ाई हुई थी इस बात को लेकर के कि ये बात तुम्हें किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, या तुमने ये वाला काम उस टाइम पे गलत किया था, और वो आपको बोले सॉरी अब दोबारा से नहीं होगा, दोबारा उसने फिर वही काम किया, फिर से उसने बोला कि सॉरी अब दोबारा से नहीं होगा। अब आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए कि अगला जो सॉरी बोल रहा है वो सॉरी भी उसका फेक है, और जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गलती से ये बात होगी वो भी फेक है। एक्चुअली में वो जानबूझ के इंटेंशनली आपको हर्ट कर रहा है और जानबूझ के वो चीज़ें खराब कर रहा है। आपको तीसरी बार प्रिपेयर नहीं होना है कि अब फिर से आप तैयार हो गए, चलो भाई एक बार आके फिर से मुझे आप धोखा दो और फिर से सॉरी बोलो, नहीं, तब आप सच में बेवकूफ़ कहलाओगे। तो दोस्तों, अब आप कहोगे कि कुछ रिश्तों में तो छोड़ देना आसान होता है कि हमें कोई पसंद नहीं आया और हमने उसको छोड़ दिया या उससे बातचीत करना बंद कर दिया, बट समटाइम्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? चाहे कुछ भी हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन अगर कोई इंसान आपका बुरा सोच रहा है, कोई आपको बार बार आपके साथ चीट कर रहा है, चाहे वो फैमिली में कोई हो, फ्रेंड्स में हो, या फिर आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई हो, अगर बार बार कर रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। जी हाँ दोस्तों, वो इतना ज़्यादा डेंजरस है कि वो आपका कब कितना बड़ा नुकसान कर दे आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर इमोशनल होने का टाइम नहीं होता है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना होता है, बहुत अच्छे से इस पर सोच विचार करना होता है और उस इंसान से प्रॉपर डिस्टेंस बना लेना होता है। यही एक प्रॉपर सोल्यूशन है, नहीं तो वो इंसान आपको जीते जी मार डालेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप कोई ऐसे चीटर के साथ में रह रहे हो जो बार बार आपके साथ चीटिंग करता है और बार बार आपको सॉरी बोलता है और फिर आपसे चीज़ें निकलवाना शुरू कर देता है, वापस से बहुत बड़ी लड़ाई करने के बाद वो फिर से आपसे घुल
जाता है और आपसे फिर से वैसी बातें करने लग जाता है और अगेन वो चीज़ें रिपीट करता है, तो आप अच्छे समझिए कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका मिसयूज़ कर रहा है। फिर चाहे हम बात करते हैं कोई अपोजिट जेंडर की, फैमिली की, फ्रेंड्स की या फिर कहीं पे भी, तो इन चीज़ों का आपको रखना है बहुत सारा ध्यान। 2 बार धोखा खाना धोखा है, तीसरी बार आपको बिल्कुल भी किसी को चांस नहीं देना। ऐसे लोगों से प्रॉपर डिस्टेंस बना लें। अगर ऐसे लोग आपकी फैमिली में हैं, बात करना मजबूरी का, बात ज़रूर करें, पर अपनी कोई भी बात उनसे आप शेयर ना करें। एक लिमिट तक उनसे रिश्ता रखिए, बहुत ज़्यादा उनकी सुने ना, और दोबारा हर कदम फूंक फूंक कर रखिए। अगर आप उनसे रिश्ता भी बना रहे ना तो बनाइए, बातचीत करिए, चलाइए, सब कुछ कीजिए, बट एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में आपको ध्यान देना है कि दोबारा वो इंसान आपका मिसयूज़ ना कर सके। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ। कोई भी आपकी क्वेश्चन हो ना, कुछ भी आपको डाउट लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको बातें समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप दोबारा कभी धोखा नहीं खाओगे, ऐसे लोगों से आप प्रॉपर दूरी बनाओगे, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते जाओगे। आप मेहनत कीजिए, मेहनत पर विश्वास कीजिए और ऊपर वाले पर विश्वास कीजिए। ऊपर वाले के यहाँ देर है किंतु अंधेर नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ अच्छा ही करेगा। अगर आपका मन सच्चा है, आपने कोई काम साफ दिल से किया है, तो ऊपर वाला हमेशा हमेशा आपका साथ देगा। और ऐसे लोग क्षण भर के लिए होते हैं, कुछ समय के बाद इनके साथ खुद ही ऊपर वाला फैसला करता है, ऊपर वाला ही इनके साथ न्याय करता है। तो इन लोगों की चिंता छोड़ करके अपने जीवन में आगे बढ़े और इन लोगों से उचित दूरी बना लें। तो आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।